नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का निचोड़ वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप सभी को पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन से जुड़ी अन्य प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा ताकि परीक्षा देने जब आप जाओ तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। इसलिए यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? राइट जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो से चांदी के फूलदान में कपास से निर्मित कुछ कपड़ों के अवशेष मिले हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। तो राइट जवाब आपका यहां पर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक। लोथल, लोथल कहां पर स्थित है? लोथल गुजरात में वर्तमान में स्थित है और इसको बंदरगाह भी बोलते हैं। हड़प्पा का बंदरगाह किसको बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं। कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक। और हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपको प्रूफ के तौर पर यहां पर सारी जानकारी बताता हूं। सबसे पहले आप लोग जान लो, 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले। कब मिले? 700 साल पहले मिले थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर तमाम इस टॉपिक से आए हुए हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, मोहनजोदड़ो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन नोट्स आपको मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए हैं नगरों के नाम, इनका करना है आपको मिलान। ठीक। जैसे मैंने बंदरगाह अभी आपको बताया, लोथल के साथ क्या बंदरगाह का मिलान हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। पहला वाला जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और देखो, नगर दुर्ग ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और जो अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड, अग्निकुंड कहां से? कालीबंगा राजस्थान से। भंडार गृह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो उससे जुड़े भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। हड़प्पन मुहर के बारे में भी एग्जाम में आया करते हैं। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, तो वो लोग इन नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स की मैं विशेषता की बात करूं, उसकी मुख्य विशेषता क्या रहने वाली है? कंप्लीट नोट्स आपको एनसीईआरटी का मिलेगा। क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसी के साथ 2011 से अब तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। अग्निकुंड के बारे में, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जो यज्ञ करने के लिए हुआ करते थे। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा अग्निकुंड, अग्निकुंड जिसमें यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था, कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा कहां पर है? तो राजस्थान में है। लोथल कहां पर है? गुजरात में। भंडार गृह हड़प्पा से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। हड़प्पन भवन 2 मंजिल के हुआ करते थे। जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन कराया था अग्निकुंड और भंडार गृह, जो मैंने आपको कंसेप्ट में दिखाया। इसलिए पहली बार देखने वाले लोग इस नोट्स को आप लोग अवश्य ले सकते हो, अगर आपको पहली बार में सीटेट एग्जाम को क्रैक करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित को मिलाइए और सही विकल्प चुने। यहां पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। सरल सा क्वेश्चन है। तो बाणभट्ट, अश्वघोष, हरिसेन और रवि कीर्ति, एक तरफ ये क्या है? इनको हम लोग कह सकते हैं लेखक। क्या कह सकते हैं? लेखक कह सकते हैं, या दरबारी कवि भी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये राजाओं के दरबार में दरबारी कवियों का काम किया करते थे। लेखन, राजाओं के लेख लिखा करते थे, उनकी प्रशंसा में ये लेख लिखा करते थे, जिसको प्रस्तुति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक।
तो उसी के बारे में आपको बताऊं। जैसे बाणभट्ट ने क्या लिखा? बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। क्या लिखा? हर्षचरित की रचना की। और देखो हरिसेन जो था, यह देखो समुद्रगुप्त की प्रस्तुति लिखी, यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना करी, जो कि इलाहाबाद में पाया गया है। प्रयाग प्रस्तुति की रचना ठीक किसने की? तो हरिसेन ने। और जो रवि कीर्ति था, यह पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तुति इसने लिखी है, और पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है। तो इस प्रकार से मिलान यहाँ पर हो जाएगा। पहले का जाएगा सेकेंड के साथ, पहले का सेकेंड है थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं, जैसे कालिदास, अगर यहाँ पर कालिदास होता तो ज्ञान शाकुंतलम हो जाता है ना, और मेघदूत हो जाता। कालिदास की भी रचना आती है कभी कभार, तो इतना महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आगे, किस भाषा का एक रूप मागधी या मगही है? तो प्राकृत का रूप है। किसका? प्राकृत का रूप है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में वासवन्ना के बारे में कहा गया है जिसने वीर शैव आंदोलन को शुरू किया था। पहली बात क्लियर हो गई। और इसने कहां पर शुरू किया था? कर्नाटक में शुरू किया था। अब क्वेश्चन की बात करता हूं। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रक्रिया के रूप में हुआ। पहला सही हो जाएगा। यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। प्रेरित नहीं था बल्कि विरुद्ध में हुआ था। बी तो गलत हो गया यहाँ पर, बी तो गलत यहाँ पर हो गया। इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया। ठीक, तो इसने शिव को मुक्ति का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। ऐसा नहीं इसने विष्णु को अधिक माना था। ठीक, तो यहां से सी भी हटेगा, बचेगा आपका केवल ए, जो कि राइट जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वासवन्ना का वीर शैव आंदोलन, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ी जानकारी को आप तक पहुंचाना मेरा दायित्व बनता है। तो दायित्व बनता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स ओपन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं। वासवन्ना का वीर शैव आंदोलन, जो कि कर्नाटक में, वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था। वासवन्ना अल्लभा प्रभु अक्कमहादेवी ने शुरू किया था। तो तीन व्यक्ति आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो वासवन्ना हो गया, अल्लभा प्रभु हो गया, और अक्कमहादेवी। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा का घोर विरोध किया, और इसने सभी प्रकार के कर्म कांड का भी विरोध किया। अब देखो क्वेश्चन, अब देखना आप लोग यहाँ से क्वेश्चन, नोट्स आप लोग ले लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी जानकारी प्रूफ के आधार पर दिखाई जाती है। कोई वैसा काम नहीं किया जाता है जिससे कि आपको कोई नुकसान का सामना करना पड़े। ठीक, क्योंकि आपके हित में ही सारी चीजें यहाँ पर दी जाती हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की? अब आप कहोगे वासवन्ना ने करी, जो अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? तो यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोर्ड क्या है और भारतीय फसल उसके प्रतिस्पर्धा कंपटीशन किस में था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताना चाहूँगा, वह फसल थी भारत की नील। तो उस दौरान क्या होता था? उस दौरान यूरोप के जो देश थे, कहाँ के देश? यूरोप के देश थे, उन्होंने एक प्रकार से बोर्ड को उगाया। बोर्ड एक क्या है? बोर्ड एक पौधे का नाम है। क्या है? बोर्ड एक पौधे का नाम है, जो कि एक रंगीला पौधा कह सकते हो। यह फीका फीका इसका रंग था, और जो नील थी, नील का पक्का रंग था और बोर्ड का फीका रंग था, इसलिए इनको कंपटीशन करना पड़ा। नील का व्यापार कम हो गया क्योंकि बोर्ड को लोग अपनाने लगे थे। ऐसी बातें आपकी बताई गई हैं, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग समझ जाओगे। तो राइट जवाब यहाँ पर आपका नील हो जाएगा। यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को स्पर्धी के रूप में देखा? तो नील को यहाँ पर देखा। जैसे यहाँ पर एक हेडिंग है यूरोप के लिए फसलें,
तो यूरोप के लिए फसलें क्या हैं? भारतीय नील उनको चाहिए था। नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता है ना। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक रंगों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत कम मात्रा में यूरोप के बाजार में पहुंचती थी, क्योंकि नील की कीमत ऊंची थी। नील कैसा था? ऊंची कीमत थी, इसका प्राइस बहुत था। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो बोर्ड पौधा क्या था? तो यह एक पौधा शीतोष्ण में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। यह पौधा उत्तरी इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्से में उगता था। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आगे बताया गया, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। तो इसलिए नील के आयात पर पाबंदी लग गई थी। अब आपको यहाँ पर सारी जानकारी समझ में आ चुके होंगे। मगर कपड़े को रंगने वाले नील को पसंद करते थे, क्योंकि बोर्ड का रंग फीका व बेजान था। 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील पर पाबंदी के लिए सरकार को राजी भी कर लिया था, इसलिए नील ठप हो गया था, है ना। तो वही जानकारी मैंने आपको बताई जो आपको इससे पहले नहीं मालूम होगी। इसलिए आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना, क्योंकि पीवाईक्यू के साथ आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक, पीवाईक्यू आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नोट्स में, जस्ट जो मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, नील यहाँ पर जवाब हो जाएगा। तो नोट्स में भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार को पढ़ो। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो महात्मा गांधी थे वो पश्चिमी शिक्षा का मतलब है यूरोप के जो देशों में भाषा थी उस दौरान अंग्रेजी कह लो आप लोग। तो गांधी जी उसके विरोधी थे। गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, सही बात है। वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है और भारत के लोगों को अपाहिज कर दिया है, बेजान कर दिया है। तो महात्मा गांधी का ऐसा कथन था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन का कारण क्या है? तो बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया था बंगाल का। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया, क्या बताया? बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। बंगाल के लोग की यह मांग थी प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना, बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, देखो अंग्रेजों का विभाजन का मुख्य जो कारण था बंगाल के राष्ट्रवादियों का प्रभाव कम करना था और बंगाल के लोगों को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना उनका एक मुख्य कारण था अंग्रेजों। लेकिन इन्होंने भारत के लोगों से कहा कि नहीं हम इसको अच्छा कर देंगे, है ना, प्रशासनिक सुविधा इन्होंने बताया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनके जो इनके दिमाग में जो सोच चल रही थी अंग्रेजों के दिमाग में वह यही थी, है ना, प्रभाव कम हो सके आंदोलन का, उन लोगों को विभाजित कर सकें, तो यही था। और इससे जुड़े भी क्वेश्चन आते हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर। फोर्थ वाला आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कांग्रेस के मध्यमार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई थी। ये बात कैसी होगी? बिल्कुल सही हो जाएगी। कांग्रेस के मध्यमार्गी नेता ने कहा कि भारत में भी IAS जो सिविल, जो कि लंदन में जो परीक्षा होती थी सिविल सर्वेंट वाली, वो इंडिया में होनी चाहिए। सिंचाई में सुधार, तमाम मुद्दे उठाए थे, है ना। भारतीयों को भी पद मिलने चाहिए, प्रतिनिधित्व के लिए मांग उठाई थी। तो यहाँ पर कथन पहला कैसा हो जाएगा? तो पहला कथन जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मध्यमार्गियों को लगता था अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। ये मध्यमार्गी नेता थे, बिल्कुल। तो जवाब आपका यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि वो मानते थे कि सम्मान करते हैं इसलिए वो ये पद दे देंगे। तो ये मध्यमार्गी नेता थे। और कांग्रेस का विभाजन जब होता है, आपको पता है, नरम और गरम,
नरम दल और गरम दल, जिस गरम को उग्रवादी भी बोलते हैं। जो नरम दल है, नरम में जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए और जो सीधे साधे नेता हो गए, और गरम में लाल वाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये 3 नेता प्रमुख माने जाते हैं। वो मैं आपको जानकारी बताऊंगा, ठीक। तो इस पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया, ये क्वेश्चन, और जो अभी मैंने कांग्रेस वाला कराया, एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन है। तो जो मैं टॉपिक आपको दिखाऊंगा वह टॉपिक परीक्षा में हमेशा ही आता रहता है, ठीक। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट की बात कर लूं ताकि आपको सारी जानकारी पता हो सके। जितने भी लोगों के पास नोट्स हैं, अगर वे लोग वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 8th हिस्ट्री का एक टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। इस टॉपिक से बहुत PYQ है। इसमें आपको आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, इलवर्ट विल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें मध्यमार्गी, गरम दल, नरम दल, कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी, लाल वाल पाल गरम दल के नेता, बंगाल विभाजन, अभी मैंने आपको बताया था 1905 वाला, है ना, स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में, रोल एक्ट के बारे में, असहयोग आंदोलन, खिलाफत, भारत छोड़ो, दांडी मार्च, इन सारे की मतलब कि जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण हैं वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक। तो जैसे मैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 72 प्रतिनिधि, दादा भाई नौरोजी शामिल थे, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, एओ हुइम जो थे, हुइम, ठीक है ना, इन्होंने ये संस्थापक आप लोग कह लो, है ना, यही थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में, कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्या क्या मांग उन्होंने की थी कि विधान परिषद में भारतीयों को जगह दी जाए, ठीक, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, मांग इन्होंने की। और इन्होंने मांग की ऊंचे पद भारत में लोगों को दिए जाएं, सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। आर्थिक मुद्दे भी इन्होंने उठाए, ठीक, अकाल उस दौरान पड़ रहा था, है ना। कांग्रेस फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाए, ये मुद्दे उठाए थे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं, एओ हुइम, ठीक। इस साल भी क्वेश्चन मतलब कि दिसंबर 2024 में आया था, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था। देखो कांग्रेस के मध्यमार्गी नेता, ये देखो बात जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, मध्यमार्गी वाला, मध्यमार्गी वाला अभी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया, ठीक। यहाँ पर ये बात है आपकी, मध्यमार्गियों को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। इसी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। यहाँ पर लिखा है मध्यमार्गियों को लगता था अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखो, नीचे की तरफ आप लोग देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मध्यमार्गियों को लगता है अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। तो इसी लाइन से ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, कथन और कारण वाले। तो सारा डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक, कोई डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। और क्वेश्चन था यहाँ पर बंगाल विभाजन से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन बताया था। अब इसको भी यहाँ पर आपको बताता हूँ बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन आपका नीचे दिया गया है, ठीक। तो सारी की सारी जानकारी आप साथ में देखते चलो। देखो 1905 में बंगाल का विभाजन करजन के द्वारा, भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, बिहार उड़ीसा भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों का कहना था प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। ये अंग्रेजों ने कहा कि प्रशासकीय सुविधा, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों से कह दिया कि प्रशासकीय सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। इन्होंने इसलिए विभाजन नहीं किया। इनका विभाजन करने का लक्ष्य क्या था? इनका विभाजन करने का, पूर्वी बंगाल को अलग करने का मुख्य लक्ष्य था बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। राइट जवाब ये वाला होगा, ना कि ऊपर वाला होगा। इसलिए मैंने आपको 4th जवाब यहाँ पर बताया, ठीक। तो वही सारा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। तो नोट्स आप लोग ले लेना जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। चलिए बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वह इंपॉर्टेंट जानकारी है। नोट्स वाले नोट्स को अवश्य रूप से पढ़ते रहो लगातार।
अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो बांग्लादेश है वो अस्तित्व में आया। इससे पहले आपको क्या मालूम ना होगा, कईयों को मालूम होगा लेकिन कईयों को नहीं मालूम होगा। जैसे मैं भारत की बात कर लूँ इस प्रकार से, ठीक, यहाँ पर रहा ये पाकिस्तान, और यहाँ पर पहले बांग्लादेश अपने भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान दो हिस्सों में था। इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान थे, पूर्वी और पश्चिमी। और 1971 में जब युद्ध हुआ था ना, यहाँ पर भाषा के कारण, जो बंगाल में बांग्ला बोली जाती है और पश्चिम बंगाल, अरे सॉरी, ये क्या है, ये पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू वगैरह बोलते हैं। और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश वर्तमान में कहते हैं, यहाँ पर बांग्ला बोली जाती थी। इसलिए यहाँ पर एकजुट ना हो सके, इसलिए इस देश को अलग बना दिया गया था, वो भी भारत की सहायता से। ठीक, तो वही बात है। अब आपको पता चल गया, पहले पूर्वी पाकिस्तान भी था, अब एक पाकिस्तान रह गया है ना। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। सही बात है। विभाजन का मुख्य कारण था, पूर्व में बांग्ला बोले जाने वाले लोगों को लगा कि उनकी भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। सही बात है। यह जो बात बताई गई है, ये आपके NCERT 8th में बताई गई है। और मैं 12th की बात करूं, 12th की जो पॉलिटी है उसमें भी यह बात बताई गई है। इसीलिए सारी जानकारी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगी। 4th वाला जवाब आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल की थी। और इनका नारा क्या था? इनका नारा था एक जाति, एक जाति, एक धर्म, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? यह नारा नारायण गुरु ने ही दिया था, जो कि केरल से संबंधित थे, अयझवा जाति से। कौन सी जाति? अयझवा। अयझवा एक जाति है, केरल में पड़ती है ना, उससे ये रिलेटेड थे। एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा, जाति विविधता, पश्चिमी शिक्षा, नहीं 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 नहीं। क्या सेकंड वाला जवाब यहाँ पर हो जाएगा? जी हाँ, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा दिया। मैंने आपको बताया एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 से 12 तो आ चुके हैं अब तक क्वेश्चन। जो मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीरेशलिंगम पुंतुलु, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के, देखो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी में इलाकों से आते हैं, इन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था। यही जवाब आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन और ऊपर वाला मैंने जो नारायण गुरु वाला आपको ये कराया, यह क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हुए हैं, है ना। एक ही टॉपिक से दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। वह टॉपिक है महिलाएं, जाति सुधार और आंदोलन। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दूं। सतनामी आंदोलन घासीदास ने छत्तीसगढ़ में चलाया, मध्य भारत में। मथुआ पंथ हरिदास ठाकुर ने। नारायण गुरु अयझवा जाति से आते हैं, केरल से, और इन्होंने नारा कौन सा दिया? मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। ठीक, तो यह वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 से अधिक इस टॉपिक से PYQ अब तक आए हुए हैं। टॉपिक आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यह टॉपिक आपका कुछ इस प्रकार से है। इस वाले टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन की। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक क्या करेगा, किस पर बल देगा, आपको यहाँ पर वही बताना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आखिर क्या हो जाएगा? विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसके या उसकी शक्ति व क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। केवल आ गया इसलिए यहाँ पर गलत है। मंदबुद्धि, ये गलत है। वर्गीकरण करोगे, गलत है। दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति दिखाएगा, नहीं। समावेशी का मतलब होता है चाहे बच्चा अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार से कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, तो सभी बच्चे टीचर की नज़र में समान रहेंगे। ठीक, तो वही ये समावेशी पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ इस प्रकार से, एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकलनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को कहते हैं।
क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है आपको। उसको बोलते हैं बहुविषयात्मक उपागम। ठीक, एक के साथ अन्य अन्य उपागम अप्रोच को लाने को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ योजना विकसित करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सबसे पहले, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ योजना बना रहे हो, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा पॉलिटी से, पॉलिटिकल साइंस जो है उसको एनसीईआरटी में राजनीतिक जीवन का नाम दिया गया है। तो उसका कोई पाठ आप तैयार कर रहे हो तो किस पर ध्यान देना चाहिए। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियां और युक्तियां प्रकृति में एक रूप हैं। क्या पहली बात यहाँ पर क्लियर होगी, यानी कि सही होगी। तो एक रूप होनी चाहिए। एक रूप कैसे हो, अलग अलग होनी चाहिए भाई, एक रूप के ही कारण गलत है। अबोधगम्यता से बचने के लिए बचने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग नहीं, ये भी तो भैया गलत है। लाना चाहिए, नहीं दे दिया गया ना, इसलिए गलत है। दोनों ही गलत हो जाएंगे। फोर्थ जवाब यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आगे के क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पाठ के अंत में दिए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। जो जैसे चैप्टर रहता है उसके अंत में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनके बारे में। पाठ वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो पहली बात कैसी होगी, पहली बात आप यहाँ पर मैं कहोगे बिल्कुल सही हो जाएगी। पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रत्तियों को समझने में प्रोत्साहित करते हैं, सही, दोनों सही हो जाएंगे। सही, थर्ड जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कहता है, कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, वह भी जमीन पर। कभी कभी मुझे बिना किसी कारण से पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के लिए उद्धरण के उपयोग से विद्यार्थी को प्रोत्साहित करोगे। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि एक लेखक हुए है ना, जिन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन लिखी। उनका जो बचपना था, उनके बचपन में उनके मास्टरों के द्वारा भेदभाव किया गया था, उनसे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी और उनको जमीन पे बैठने दिया जाता था। और किस बिना कारण के वो मास्टर लोग इस बच्चे को, यानी कि जो कवि हैं इस दौरान, या वाल्मीकि कह सकते हो, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनको बचपन में पीटा जाता था, है ना, यानी कि जातीय भेदभाव उनके साथ किया जाता था। तो आप बच्चों को किस लिए इस कहानी के माध्यम से प्रेरित करोगे, क्या बताना चाहोगे? वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण करने के लिए जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उसकी पाठ योजना में शामिल होगा? यानी कि मौसम के बारे में टीचर बताना चाहती है बच्चों को प्रमाण आधारित। तो क्या क्या इसमें शामिल करना पड़ेगा आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना, यानी कि प्रमाण हो जाएगा ना, मौसम विषय पे सुझाव देना। बच्चों को संलग्न कराना चाहती है, सुझाव देना। कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने, बिंदु देखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रमाण बताया गया ना, प्रमाण अखबार में मिलेगा आपको, न्यूज़पेपर में। बच्चों को मौसम पर गाने से कुछ नहीं होगा। ए बचेगा, ए ही यहाँ पर राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर आपको जवाब बताना है क्या होगा। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीयक स्रोत होगा। विश्वकोश सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीयक स्रोत होगा। देखो, प्राथमिक होता है प्रत्यक्ष, द्वितीयक होता है सूचनाओं पर आधारित। जैसे फिल्म आपने देखी, वो आपने प्रत्यक्ष देख ली तो वो प्राथमिक में आ जाएगा, इसलिए गलत है। विश्वकोश जो होता है सूचना के प्राथमिक स्रोत है, नहीं ये द्वितीयक है, क्योंकि विश्वकोश में
इधर उधर से उठाई गई सामग्री को शामिल किया गया, इसलिए द्वितीयक हो जाती, इसलिए गलत है। दोनों गलत यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक,